टीपू सुल्तान। आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के उस शासक की जिसका नाम सुनते ही कहते हैं कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य कांप उठता था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये शासक? इतना क्या खास था उसमें कि उसके सबसे बड़े दुश्मन मतलब कि अंग्रेज उसे मैसूर का बाघ या टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, जब 18वीं सदी के दक्षिण भारत की बात होती है तो टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, नहीं, वो तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत, एक शक्तिशाली प्रतीक था। मतलब अगर सीधे सीधे समझें तो हाँ, टीपू मैसूर का सुल्तान था, लेकिन उसकी असली पहचान वो बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने उसके कभी न झुकने वाले जज्बे से। टीपू की जिंदगी किसी आम राजकुमार की कहानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका बचपन वो तो जंग के मैदानों और सियासत के दांव पेंचों के बीच भी था। उसे तो मानो बचपन से ही एक योद्धा और एक शासक बनने के लिए तैयार किया गया था। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1750 में जन्म हुआ और सिर्फ 17 साल की उम्र में घुड़सवार सेना की कमान संभाल ली। सोचिए कितनी जल्दी जिम्मेदारियां आ गई। और फिर 1782 में अपने पिता हैदर अली के बाद वो मैसूर का नया सुल्तान बना। और हाँ, टीपू का एक बेहतरीन कमांडर होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। उसकी ट्रेनिंग बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो चुकी थी और उसने अपनी इस काबिलियत को जंग के मैदान में एक बार नहीं बल्कि बार बार साबित करके दिखाया। असल में टीपू के शासन के दो खास पहलू थे जो एक साथ चल रहे थे। एक तरफ तो वो अपने राज्य यानी मैसूर को मॉडर्न बना रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई ताकत को सीधी चुनौती दे रहा था। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि टीपू सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, अरे नहीं, वो एक प्रशासक भी था। उसने अपने राज्य में कई बड़े सुधार किए, जैसे एक नया सिक्का सिस्टम, एक बिल्कुल नया कैलेंडर, जमीन के रेवेन्यू का एक नया सिस्टम बनाया। और इतना ही नहीं, उसने मैसूर के मशहूर सिल्क उद्योग को भी खूब बढ़ावा दिया। लेकिन इन सारे सुधारों से भी बढ़कर उसका एक इनोवेशन, एक आविष्कार ऐसा था जिसने जंग के मैदान की तस्वीर ही बदल दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं माइसूरियन रॉकेट्स की। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। सोचिए, लोहे के खोल वाले रॉकेट जो दुश्मन की सेना में जाकर तबाही मचा देते थे। और मजे की बात यह है कि ये इतने असरदार थे कि बाद में अंग्रेजों ने भी इनसे प्रेरणा लेकर अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन चाहे उसने कितने ही नए नए आविष्कार किए हों, कितने ही सुधार किए हों, टीपू के शासन की पूरी कहानी एक ही बड़े संघर्ष के चारों तरफ घूमती है। और वो संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ। कहा जाता है कि वो ब्रिटिश हुकूमत का एक कट्टर दुश्मन था और उन्हें अपनी जमीन से बाहर निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी दुश्मनी का नतीजा थे एंग्लो मैसूर वॉर्स, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हुआ ये कि 1792 में उसे एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसे अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा। लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी। उसने अंग्रेजों के दुश्मन यानी फ्रांसीसियों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और बस यही कोशिश आखिरी और फैसलाकुन जंग की वजह बन गई। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम और आखिरी मोड़ पर आ पहुंचती है, टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम का पतन। साल था 1799 और ये टीपू सुल्तान के अंत की शुरुआत थी। इस बार अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना जिसमें ब्रिटिश और उनके सहयोगी सैनिक शामिल थे, उसने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर वो तारीख आई, 4 मई 1799। अपने किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। लेकिन क्या टीपू की मौत के साथ ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी विरासत को लेकर तो बहस आज भी चलती है। तो सवाल यह है कि आखिर इतिहास उसे कैसे याद करता है? तो देखिए, टीपू की विरासत को दो तरह से देखा जाता है। एक तरफ वो एक जबरदस्त इनोवेटर था, एक ऐसा शासक जिसने सैन्य रॉकेट बनाए, कैलेंडर और सिक्के सुधारे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और दूसरी तरफ वो एक मजबूत विरोधी था, ब्रिटिश राज की राह में सबसे बड़ा रोड़ा और उनके खिलाफ प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक। और इस बात का एक जीता जागता सबूत यह है कि उसकी कई निजी चीजें, जिसमें उसकी मशहूर तलवार भी शामिल हैं, वो आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हैं, बिल्कुल एक जीती हुई जंग की निशानियों की तरह। तो इस बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं
जरा सोचिए, सिर्फ एक पल के लिए सोचिए कि अगर 4 मई 1799 का नतीजा कुछ और होता, अगर मैसूर का वो बाघ उस दिन जंग जीत जाता, तो आज हमारे भारत का इतिहास और शायद भूगोल भी कितना अलग होता।